हेलो गाइस, तो हम शुरू करते हैं एक बायोलॉजी का बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसका हम लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ये है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया हुआ एक चैप्टर जो बहुत अच्छा है और बच्चों को काफ़ी परेशान करता है कि कहीं उनको हार्ड लगता है कि टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आज हम पूरे का पूरा मतलब सारी डिटेल एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। आज पहला लेक्चर है तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका टिश्यू होते क्या हैं, डिफिनीशन, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं और सबसे पहला टिश्यू हम कवर करेंगे आज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आपका एपिथेलियल टिश्यू कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज टिश्यू। आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि टिश्यू क्या है, आपके पास 3 ऑप्शन है जिसके अंदर सेल तो सिमिलर है, ठीक है, और ये अगर टिश्यू आप बता रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल है, एक जेड टाइप की सेल है, एक ए टाइप की सेल है। क्या ये टिश्यू है? क्या ये टिश्यू है जिसके अंदर सेम टाइप की सेल है और बीच में कुछ फ्लूइड पाया जा रहा है? तो आप बताएंगे कि आंसर नंबर सी इज राइट। सी इज राइट क्योंकि इसके अंदर सेल तो सेम है लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं पाया जा रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एब्सेंट, यहाँ पे लिखते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड एब्सेंट। स्टेप बी के अंदर क्या है, यहाँ पे एक तरह की सेल ही नहीं है। अगर एक तरह की सेल नहीं है, कोई जेड टाइप की सेल है, कोई ए टाइप की सेल है, कोई जेड टाइप की है, कोई ए टाइप की है, तो भैया टिश्यू का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? सबसे पहले तो सिमिलर टाइप की सेल, सिमिलर सेल, सिमिलर सेल मतलब सेम टाइप की सेल होनी चाहिए, वो ही आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। नंबर 2 क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होना चाहिए और इनका जो ओरिजिन होना चाहिए, मेन बात तो ओरिजिन के ऊपर आती है। मतलब इनका जो ओरिजिन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि भैया ये सेल आपकी एक्टोडर्म है, ये सेल आपकी मेसोडर्म है, ये आपकी इंडोडर्म है, ऐसा नहीं है। अगर सारी के सारी सेल इंडोडर्म है, ठीक है, तो ठीक है, मतलब इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। ओरिजिन से, ओरिजिन से। तो हमने एक नॉर्मल डिफिनेशन पढ़ ली कि टिश्यू होता क्या है। अगर हम ऑप्शन ए के अंदर देखें तो इसके अंदर सेल तो सेम है लेकिन इनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं पाया जा रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं पाया जा रहा है मतलब यहाँ पे सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होगा वहाँ पे एक्सचेंज इसका नहीं होगा। मतलब नॉट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। जहाँ पे सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं होगा, तो जहाँ पे सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं होता है तो वो कोई अच्छा सेल थोड़ी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक फैमिली है, वहाँ पे कोई भी सारे जितने सेल हैं, वहाँ पे सारे जितने पर्सन हैं वो अपना अलग अलग वर्क कर रहे हैं, किसी को किसी से लेना देना ही नहीं, मम्मी अलग, पापा अलग, भाई अलग। तो ऐसी फैमिली भला अच्छी होती है? आप बताइए। तो इनके बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं होगा, तो इस तरह के हम टिश्यू को क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे एक झुंड बना के सेल तो बन चुकी है लेकिन इसे टिश्यू नहीं कहते हैं। दूसरा इसका नाम हम दे सकते हैं रिपब्लिक सेल। रिपब्लिक सेल या इसको हम कह सकते हैं सेल ऑफ एग्रीगेट।
सेल ऑफ एग्रीगेट, सेल ऑफ एग्रीगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑप्शन सी के अंदर इनके अंदर जितनी सेल हैं वो सारी सेम है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस नहीं किसी भी सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब आपस में इनको काफी लेना देना है। और ये सारी सेल्स मिलकर एक वर्क करते हैं, सारी सेल्स मिलके साथ में वर्क करते हैं, तो इनका जो वर्क होता है उनके वर्क में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मतलब इनका जो वर्क होगा उसमें एफिशिएंसी, इनके वर्क में एफिशिएंसी होगी और एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस पाया जाएगा। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इनके अंदर होगा। ठीक है, मतलब ये सब आपस में मिलके रह रहे हैं, इनके बीच में सारी सेल आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, गैसेस का वो सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है इनके अंदर, और ये जो वर्क करेंगे ये आपस में मिलके करेंगे। ठीक है, आपस में ये वर्क मिलके करेंगे, तो जो इनका वर्क होगा उसके वर्क के अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ऑप्शन ए के अंदर क्या है, जो ये आपका एग्रीगेट सेल दिख रहा है इसके वर्क में एफिशिएंसी नहीं होगी, इनकी सेल को आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनकी सेल को आपस में कोई लेना देना नहीं है। जेड, ये जेड क्या कर रहा है और ये वाला जेड क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं पाया जा रहा है। जहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं पाया जाता है बच्चा, तो वहाँ पे किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो हर एक सेल यहाँ पे अपनी मर्जी की होती है, भैया हम ये वर्क करेंगे, ये वर्क करेंगे, मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं है, यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम नॉट डिफरेंशिएट। ये जो सेल है ये नॉन डिफरेंशिएट हैं, और ये कहाँ भी पाई जाती हैं, आपने पढ़ा होगा फाइलम पॉलीफेरा। फाइलम पॉलीफेरा के अंदर क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब कई सारी सेल आपस में झुंड तो बना लेती हैं, एग्रीगेट तो बना लेती हैं, लेकिन टिश्यू नहीं बना पाती हैं। उसके पीछे का मेन कारण क्या है कि उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, उनके अंदर पाया नहीं जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो पहले टाइप का सेल है, मतलब पहले टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन फाइलम पॉलीफेरा। प्रेजेंट इन फाइलम पॉलीफेरा। ये फाइलम पॉलीफेरा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने इतना तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन लगभग टिश्यू का पढ़ लिया है। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं, ये सिमिलर टाइप की सेल होती हैं, इनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है, और इनके अंदर गैसेस का, सॉरी कितनी बार गैसेस निकल रहा है, क्योंकि इससे पहले गैसेस का भी लेक्चर हम पढ़ के आए हैं। तो इनके अंदर सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और इनके वर्क में एफिशिएंसी होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ठीक है। नीट की डेट भी आ गई है, बच्चे आजकल बिल्कुल दिल और दिमाग लगा के पढ़ रहे होंगे, हमारी उम्मीद है कि पढ़ें बहुत अच्छे से, और भैया आप सब डॉक्टर बने, जल्द से जल्द डॉक्टर बने, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि, और एनिमल्स के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले आता है आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको हम नॉर्मली बताते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही सेल बहुत से फंक्शन करती है, जैसे कि वो रिप्रोडक्शन भी कर रही है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन भी कर रही है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, वो रेस्पिरेशन भी कर रही है, मतलब एक ही सेल सब कुछ वर्क कर रही है, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आपका अमीबा हो गया, जुगलिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये सब पाया जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आया हमारा, सबसे पहले हमारा आया प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से जब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल आया, उसके बाद जब चीज़ें डेवलप हुई, ऑर्गेनिज्म जब को डेवलप किया, तो वो क्या बनाया उन्होंने, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पॉन्ज के अंदर, मतलब फाइलम पॉलीफेरा के अंदर उनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब बहुत सी सेल आपस में इकट्ठा होकर एक सेल ऑफ एग्रीगेट बना लेती हैं, जिन्हें हम रिपब्लिक सेल भी कहते हैं, उनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो डिवाइड नहीं होता है, हर सेल अपनी मनमर्जी का मालिक होता है, हम ये करेंगे, वो कोई मिलकर वर्क नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलो फिर से आप अपने टॉपिक पर आते हैं। जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बाद हमारा आया सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल के बाद हमारा आया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब सेल आपस में मिली और बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होने लगा। ठीक है, तो हमारा बना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन चुका हमारा। अब क्या है, जब टिश्यू आपस में मिले, ठीक है, तो क्या बनाया ऑर्गन। जब टिश्यू आपस में मिले तो बनाया ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में मिले तो बनाया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम आगे क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम आगे बनाता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अगर इसे हम और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले क्या बना हमारा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जैसे कि जुगलिना के वगैरह अंदर पाया जाता है, अमीबा के अंदर पाया जाता है। फिर क्या हुआ, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, मतलब सेल आपस में इकट्ठा हुई और सेल ऑफ एग्रीगेट बनाया, जो पाया जाता है आपका फाइलम पॉलीफेरा के अंदर। जैसे आपका एग्जांपल हो गया स्पॉन्ज। फिर जब सेल आपस में मिली और बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड आया तो आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना। फिर टिश्यू मिलके आपका ऑर्गन बनाया। फिर ऑर्गन मिलके क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। बाद में ऑर्गन सिस्टम आगे चल के ऑर्गन सिस्टम में बनाया ऑर्गेनिज्म। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिज्म के बाद हमारा बनता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलके बनती है हमारी कम्युनिटी।
कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी के बाद हमारा आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, तो हमने यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। मतलब सबसे पहले आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बाद आपका आया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल आपस में मिली तो टिश्यू बना, टिश्यू आपस में मिले तो ऑर्गन बना, ऑर्गन आपस में मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम ने आगे क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ पैर और सब कुछ मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म हमको बना दिया। ठीक है, बाद में ऑर्गेनिज्म ने आपस में मिलकर बनाया पॉपुलेशन, फिर बनी कम्युनिटी, फिर आपका बना इकोसिस्टम, जिसे हम बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चा मेरे लोग? बायोस्फीयर। भाइयों बहनों मित्रों, इसे बोल सकते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स के अंदर कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो भैया आज लेक्चर तो बड़ा धमाकेदार होने वाला है, एंड तक लगे रहिएगा आप। ठीक है, मजा ना आए तो भैया पैसे फिर से देना हमको। क्या कहते हैं पहले कि किसी दुकान पे सामान लेने जाओ तो कहते हैं कि मजा ना आए भैया पैसे वापस, लेकिन मजा अगर आपको ना आए तो हमको पैसे फिर से देना। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू हेडिंग लगाते हैं, एनिमल टिश्यू, हेडिंग लगाते हैं एनिमल टिश्यू। We have 4 types animal tissue. We have 4 types animal tissue. Number one, connective tissue. Connective tissue. Number 2, muscular tissue. Muscular tissue. Number 3, nervous tissue. And number 4, चलो भाई 3 पढ़ते हैं, नंबर 4 बाद में एपिथेलियल टिश्यू बाद में पढ़ते हैं। साथ ही में लिख लेते हैं कहाँ पे लिखें, चलो उसको बाद में ले लेंगे। ठीक है, अगर हमने फिलहाल 3 टाइप के टिश्यू लिखे, 4 टाइप के होते हैं, चौथा एपिथेलियम होता है, उसको बाद में लिखेंगे क्योंकि बोर्ड भैया इतना बड़ा है नहीं, बोर्ड के ऊपर इतनी जगह है नहीं। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, वी हैव 4 टाइप एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, और चौथा होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इनका हम ओरिजिन देखेंगे, ये एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है या मेसोडर्मल है। कनेक्टिव टिश्यू आपका है मेसोडर्मल, कनेक्टिव टिश्यू आपका है मेसोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू भी आपका है मेसोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू भी आपका है मेसोडर्मल। और आपका नर्वस टिश्यू जो है वो है आपका एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिट मिल पा रहे होंगे, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। भैया ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है? भैया बला वाला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल साधारण सी चीज़ है। हम लोग इन्हीं से तो बने, डर्मल पूरा, हम लोग इन्हीं से तो बने। जो कनेक्टिव, सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल क्या होता है। भैया जब
एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो किस तरह से बनता है? वो अचानक तो एक बन नहीं जाता है, अचानक तो बन नहीं जाता है, कुछ तो प्रोसेस, कुछ तो लेयर शुरुआत में बनती होंगी, जिनके बाद आपका एक पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेल गमीट एंड फीमेल गमीट जो फ्यूज करता है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, कहाँ पे बता सकता है कोई? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भैया? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला में होता है आपका फर्टिलाइजेशन। आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जायगोट। जायगोट न्यूट्रिशन लेता है, डिवाइड करता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज। जब 16 सेल स्टेज का हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या बोलते हैं जनाब? उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। बाद में वो ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, जैसे कि आपका ये फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब से मूव करता है और यूट्रस के अंदर, यूट्रस की कैविटी के अंदर चला जाता है। यूट्रस की कैविटी की इनर जो वॉल होती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर वो एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, हाँ, एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड होने के बाद क्या होता है? उसके अंदर और डेवलपमेंट होते हैं, गैस्ट्रुलेशन भी होता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान एम्ब्रियो बनने से पहले 3 लेयर बनती हैं, 3 लेयर। सबसे नीचे वाली एंडोडर्मल, ठीक है, बीच वाली मेसोडर्मल और ऊपर वाली एक्टोडर्मल। इन्हीं 3 लेयर से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से आते हैं आपका? बोन, हड्डियां, ठीक है, बोन, टेंडन, लिगामेंट, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, लिम्ब, कार्टिलेज, जो हमारा ब्लड है, हमारी हड्डियां हैं और हमारा जो लिगामेंट है, हमारा लिम्फ है, जो कार्टिलेज है, ये सब आपका मेसोडर्मल है, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू आपका हो गया है मेसोडर्मल। एक्टोडर्मल जो नर्वस टिश्यू होता है, ये हमारा होता है एक्टोडर्मल, मतलब ये ऊपर वाली लेयर से बनता है। नर्वस टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल आती हैं? नर्वस टिश्यू के अंदर को बता सकते कौन कौन सेल आती हैं? याद करिए आप, याद करिए जनाब, याद करिए। नर्वस टिश्यू के अंदर 2 टाइप की सेल होते हैं, तो एक्साइटेटरी, एक नॉन एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी सेल्स कौन सी होती हैं? जो नर्व इंपल्स को जनरेट करती हैं, मतलब नर्व इंपल्स को आगे कंडक्ट करके ले जाती हैं। भैया आपको नर्व इंपल्स बाद में पढ़ाएंगे, वो दूसरे चैप्टर में है। तो फिलहाल इतना समझिए कि एक्साइटेटरी वो सेल्स होती हैं जो नर्व इंपल्स को जनरेट करती हैं, ठीक है, और नॉन एक्साइटेटरी वो सेल्स होती हैं जो नर्व इंपल्स को जनरेट नहीं करती हैं। तो एक्साइटेटरी सेल सबसे पहले आपकी आती है न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या करती है? ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती है, कंडक्ट ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है, इसलिए इसे हम एक्साइटेटरी सेल भी बोलते हैं। बाकी कौन सी सेल होती हैं? जैसे कि आपकी हो गई एस्ट्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, astrocyte cells, oligodendrocyte cell and so on cell. And microglial cell, ठीक है। तो ये जो बाकी सेल्स हैं न्यूरॉन को छोड़ के, ये सब हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल।
न्यूरोग्लैंड सेल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, एक्टोडर्मल के अंदर आपके दो टाइप की सेल आती हैं, एक तो नर्वस टिश्यू के अंदर दो टाइप की सेल आती हैं, एक तो न्यूरॉन, और बाद में जो नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि आप कहोगे एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स हो गई, ऑलिगोडेंड्रोसाइट हो गई, स्वान सेल हो गई एंड माइक्रोग्लियल सेल हो गई। इनका सबका फंक्शन भी बता सकता है। हाँ, यहाँ पे जो माइक्रोग्लियल सेल होती है वो एक्टोडर्मल नहीं होती है, वो भैया एक एक्सेप्शन है, क्योंकि माइक्रोग्लियल सेल है यहाँ पे, इसका वर्क क्या होता है, ये जो माइंड के अंदर बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये यहाँ वहाँ पे फेगोसाइटोसिस का वर्क करती है, मतलब ये एज आ WBC की तरह वर्क करती है। तो ये आपकी आती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर का लगभग, और ये होती है आपकी मेसोडर्मल, ये आपकी एक्टोडर्मल नहीं है। जो आपकी माइक्रोग्लियल सेल है ये आपकी एक्टोडर्मल नहीं है, ये आपकी है मेसोडर्मल। और बाकी सेल का कोई वर्क बता सकता है, एस्ट्रोसाइट का वर्क क्या होता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट का वर्क क्या होता है, स्वान सेल का वर्क क्या होता है। और एस्ट्रोसाइट जो होती है ये ब्लड के अंदर, माइंड के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि ये आपके मेनिंजस के बीच में और माइंड के ECF के बीच में होती हैं, और ये लगभग एज अ गार्ड की तरह वर्क करती हैं कि कोई भी हार्मफुल पैथोजेंस वगैरह एंट्री ना कर सके, तो इसलिए इसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर्स भी बोलते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्वान सेल का वर्क क्या होता है, ये आपकी माइलिन शीथ बनाती हैं, ठीक है, न्यूरॉन के नीचे एक्सोप्लाज्म, मतलब एक्सॉन के ऊपर, न्यूरॉन के नीचे एक्सॉन के ऊपर ये आपकी माइलिन शीथ बनाती हैं। तो हमने इतना तो पढ़ लिया कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। हाँ, और चौथा टाइप का जो टिश्यू है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, आपका एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ से ओरिजिन होता है भैया, ये सबसे ओरिजिन हो जाता है, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इसका ओरिजिन सबसे है, ओरिजिन एंडो मीजो सबसे है। तो हमने चार टाइप के आपके एनिमल टिश्यू पढ़ लिए हैं, कौन कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उनका ओरिजिन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आपका मेसोडर्मल है, मस्कुलर टिश्यू आपका मेसोडर्मल है, और आपका जो नर्वस टिश्यू है यह आपका एक्टोडर्मल है, ठीक है। और जो एपिथेलियल टिश्यू है ये आपका एंडो, मीजो, एक्टो तीनों डर्मल है, समझे। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आते हैं लगभग, जैसे कि आपकी बोन हो गई, ठीक है, आपका टेंडन हो गया, आपका लिगामेंट हो गया, आपका ब्लड हो गया, आपका लिम्फ हो गया, कार्टिलेज होगा, ये सब आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। और एक्टोडर्मल सेल न्यूरॉन के अंदर, मतलब नर्वस टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल एंड माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। और माइक्रोग्लियल सेल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, माइक्रोग्लियल सेल आपकी एक्टोडर्मल नहीं होती है, माइक्रोग्लियल सेल यहाँ पे जो होती है वो होती है आपकी मेसोडर्मल इसलिए होती है क्योंकि ये एज अ WBC की तरह वर्क करती है, ये ब्रेन के अंदर फेगोसाइटोसिस करती है और वहां पे बछड़ का वर्क करती है, इसीलिए इसे हम मोनोसाइट्स भी बोलते हैं, मतलब मोनोसाइट की तरह वर्क करती है तो इसीलिए हम मोनोसाइट्स भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ओवरव्यू पढ़ लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है। चलिए कहानी बढ़ाते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहे, सस्ता स्क्रीनशॉट है, लेते रहे। 50 का 250 ग्राम स्क्रीनशॉट बेचने लगो, स्क्रीनशॉट को बेचने लगो। एपिथेलियल टिश्यू, बीच में बड़ी बड़ी हेडिंग डालते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। इनका वर्क क्या होता है, ये क्या बनाते हैं, फॉर्म, लाइनिंग
कवरिंग absorption secretion ठीक है, डिफ्यूजन एंड प्रोटेक्शन। अगर लाइनिंग बना रहे हैं तो प्रोटेक्शन भी करेंगे। प्रोटेक्शन एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले जैसे कि हम एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? हमारा जो स्किन भैया है, पूरी की पूरी स्किन है ये आपके एपिथेलियल टिश्यू की ही तो बनी है। मतलब ये आपकी लाइनिंग बनाती है, कवरिंग बनाती है, ये एब्जॉर्प्शन का भी वर्क करती है एंड सिक्रीशन का भी वर्क करती है। जिसकी आपकी स्किन है ये क्या करते हैं? पसीने वगैरह को सिक्रेट करती है ना, पसीना वगैरह म्यूकस वगैरह कहीं कहीं से निकलना होता है, निकालती है। तो ये सिक्रेशन का वर्क करती है, डिफ्यूजन का भी वर्क करती है, चूंकि लाइनिंग बना रही है, कवरिंग बना रही है, तो ये प्रोटेक्शन का भी वर्क करती है। आपकी जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर वो आपकी स्किन है, और इंटरनल ऑर्गन की सबसे ज्यादा सुरक्षा अगर आपको बताएं तो वो आपकी स्किन करती है जनाब। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा जो होती है वो आपकी स्किन करती है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू का बिल्कुल एक हटके फीचर क्या है, मतलब जो मेन फीचर हो बता सकता है? बताइए जनाब। चलिए हम ही बताते हैं। इसका जो मेन फीचर होता है, मेन फीचर ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन वेस्कुलर। ठीक है, इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है एंड लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। जो नॉन वेस्कुलर होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके अंदर पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। नॉन वेस्कुलर का मतलब है कि जहां पे ब्लड का कोई भी प्रवाह नहीं होता है, मतलब ब्लड का फ्लो जहां पे नहीं पाया जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी बताते हैं बेसमेंट में क्या होती है। सभी एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन तो बहुत ही जरूरी पाई जाती है, ये होती है एसेलुलर। इसके अंदर कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। आसेलुलर सेलुलर के आगे अगर ए लग गया है तो वो आपकी एसेलुलर हो जाती है, मतलब इसके अंदर कोई सेल नहीं पाई जाती है। सेल नहीं पाई जाती है तो मतलब ये काहे की बनी होगी? ये भैया प्रोटीन की बनी होगी, बस और कुछ नहीं, ये प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है, और इनके अंदर लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है। तो हमने पढ़ लिया जो एपिथेलियम टिश्यू है ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं आपके लाइनिंग बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं, एब्जॉर्प्शन कराते हैं। ठीक है, एंड सिक्रीशन भी करते हैं, और डिफ्यूजन भी करते हैं, और प्रोटेक्शन कराते हैं। ठीक है, इनका जो मेन फीचर होता है, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, और लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो अब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं जो हमने बताया है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? चलिए हेडिंग लगाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो होती है ये असेलुलर होती है, मतलब इसके अंदर कोई सेल नहीं पाई जाती है। इट इज acellular and made up by protein।
ये असेलुलर होती है और ये प्रोटीन की बनी होती है। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि आपका ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम सुंदर सुंदर बन जाए यार, क्या करें, लड़कों की आर्ट कभी अच्छी होती नहीं है। लड़कियाँ होती हैं सुंदर सुंदर बनाया करती हैं, आर्ट वगैरह खोल सकती हैं, यहाँ कभी बनाई नहीं। ये है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। इनके बीच में ये आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है। इनके बीच में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स होगा, एंड कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी पाए जा रहे होंगे, यहाँ 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 यहाँ, और नीचे एक मेम्ब्रेन होगी, एक और मेम्ब्रेन होगी जो फाइबर की बनी होगी। फाइबर की बनी होगी तो भैया वर्क बता दीजिए क्या होगा इसका। फाइबर की होगी तो इसका वर्क होगा प्रोटेक्शन का। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब जैसे इनका स्ट्रक्चर है तो इसे हम इसलिए हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इनका क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नीचे कुछ मैट्रिक्स पाया जाता है, मतलब सेल नहीं पाए जाएंगे वहाँ पे, कुछ मात्रा में मैट्रिक्स पाया जाता है और बीच में कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। उसके नीचे आपकी एक और मेम्ब्रेन होती है जो आपकी बनी होती है फाइबर की। वो कौन से फाइबर हो सकते हैं, वो कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो फाइबर्स की बनी होती है। अगर ये फाइबर्स की बनी है तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन ये क्या करती है, यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। इनका नाम क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम बेसल लेमाइना। और जो ये फाइबर्स की लेयर है, फाइबर्स की मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेमाइना। ठीक है। और बीच में मैट्रिक्स होगा और बीच में इसमें जो मॉलिक्यूल प्रोटीन्स के पाए जा रहे हैं वो कौन मॉलिक्यूल होंगे, वो होंगे आपके ग्लाइकोप्रोटीन के और लिपोप्रोटीन के। ग्लाइको प्लस लिपोप्रोटीन, ग्लाइको प्लस लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ये आपकी इट इज असेलुलर एंड मेड अप बाय प्रोटीन। ये असेलुलर होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। जैसे कि आपका ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नीचे डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट नहीं होता है, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, बीच में कोई और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन आती हैं, मतलब दो लेमाइना आते हैं, बीच में जिसमें मैट्रिक्स बना होता है और कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेसल लेमाइना, ठीक है। मैट्रिक्स यहाँ पे है और बीच में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, और प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो ग्लाइको और प्लस लिपो, ग्लाइकोप्रोटीन और प्लस लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इनके नीचे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस लेमाइना। फाइब्रस लेमाइना कहाँ की बनी होती है, फाइब्रस लेमाइना आपकी बनी होती है कोलेजन फाइबर्स वगैरह की, ठीक है। ये टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये जो फाइब्रस लेमाइना होती है, बेसल लेमाइना जो होती है, ये आपकी एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्ट होती है। और ये जो आपका फाइब्रस लेमाइना है, फाइब्रस लेमाइना के नीचे क्या होता है, मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस लेमाइना कनेक्ट विद
यहाँ पे लिख देते हैं फाइब्रस लैमिना कनेक्ट विद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस लैमिना जो होती है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होती है, और जो आपका बेसल लैमिना होती है ये आपके कनेक्ट होती है, ये आपकी कनेक्ट होती है एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। अगर ये भी यहाँ पे सवाल खड़ा हो सकता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके नॉन वेस्कुलर होते हैं, तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो न्यूट्रिशन इनको जो मिलता है वो मिलता है कनेक्टिव टिश्यू से, और कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज होके, मान लीजिए ये नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बीच में आपकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ से जो न्यूट्रिशन होगा वो डिफ्यूज होके आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके वो आपका वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पहुंच जाएगा। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड बाय कनेक्टिव टिश्यू थ्रू, यहाँ पे लिख देते हैं हम, कहाँ पे लिखें न्यूट्रिशन प्रोवाइड बाय कनेक्टिव टिश्यू, न्यूट्रिशन प्रोवाइड बाय कनेक्टिव टिश्यू थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, BM, ठीक है, थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। ये क्या होती है? ये असेलुलर होती है, इनके अंदर कोई भी सेल नहीं पाई जाती है, ये प्रोटीन्स की बनी होती है, इनका स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया। ये अगर जैसे कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नीचे मैट्रिक्स पाया जाएगा, मैट्रिक्स में आपकी बेसल लैमिना, नीचे उसके नीचे एक और लेयर पाई जाएगी जिसे हम फाइब्रस लैमिना बोलते हैं, ये प्रोटेक्शन देती है, और इनके बीच में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ग्लाइकोप्रोटीन प्लस लिपोप्रोटीन होती है, और फाइब्रस लैमिना का जो वर्क होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। जो ये बेसल लैमिना है, बेसल लैमिना कहाँ से कनेक्ट होती है? बेसल लैमिना ऊपर कनेक्ट होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, या कोई भी एपिथेलियम टिश्यू हो, स्क्वामस हो, क्यूबॉइडल हो, कॉलमनार हो, कोई भी हो। और जो ये फाइब्रस लैमिना है, फाइब्रस लैमिना कनेक्ट विद कनेक्टिव टिश्यू, इनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। हाँ, इनके बीच में जो एपिथेलियम टिश्यू में जो न्यूट्रिशन मिलता है वो न्यूट्रिशन एपिथेलियम टिश्यू को कहाँ से मिलता है? एपिथेलियम टिश्यू को न्यूट्रिशन मिलता है कनेक्टिव टिश्यू से, बाय कनेक्टिव टिश्यू बाय थ्रू ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब चलते हैं आगे, एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? मजा आएगा आज लेक्चर में, आपका मजा आएगा, आपका पूरा पैसा आधा होगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन लेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, समझे जनाब? ठीक है, चलिए एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। हाय हाय तेरा चेहरा, तेरा प्यार, तेरा इमोशन, अत्याचार, गाना सुना आप लोगों ने? हाँ, बचपन में बहुत सुनते थे। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। नंबर 2 कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड ईपी एंड शॉर्ट में लिखते हैं टी। और नंबर 3 आपके आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर ईपी, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से क्या है मतलब, ठीक है, मतलब प्रेजेंट इन वन लेयर, प्रेजेंट इन
सिंगल लेयर पर या वन लेयर लिख सकते हैं हम, सिंगल लेयर। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं? सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, नंबर 1 स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, नंबर 2 यार मार्कर की इंक खत्म होने पे है जनाब। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के नीचे आपका आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल के बाद आपका आता है कॉलमनार, कॉलमनार के बाद आता है आपका स्यूडोस्ट्रेटोफाइट, स्यूडोस्ट्रेटिफाइट के बाद आता है आपका सीलिएटेड, ठीक है। तो हमने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर क्या पढ़ा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू वो होते हैं जो एक ही लेयर में प्रेजेंट हो, मतलब मल्टीपल लेयर के अंदर ना प्रेजेंट हो। सबसे पहले आपका आता है स्क्वामस एपिथेलियम, देखें दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है यार, अरे जगह दे बहुत है, हमने किस तरह लिखा है तो सही नहीं है। कॉलमनार, यहाँ पे आपके हो गए स्यूडोस्ट्रेटोफाइट, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड और नंबर 5 आपका होगा सीलिएटेड। ठीक है, तो जहाँ पे 5 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो किस तरह से होते हैं दिखाते हैं आपको। स्क्वामस एपिथेलियम सबका स्ट्रक्चर मिलेगा आपको यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे। इनका न्यूक्लियस जो होगा लगभग हल्का फ्लैट होगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब में पाई ही जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होगा इनका? फ्लैट, और ये रही आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसे होंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगे क्यूब लाइन, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उनका न्यूक्लियस होगा राउंड, कॉलमनार एपिथेलियम मतलब कैसे हैं? कॉलमनार एपिथेलियम ये लंबे लंबे हैं, ठीक है, एज अ लाइक अ फिंगर लाइन। ठीक, ये हैं लंबे लंबे। और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्यूडोस्ट्रेटोफाइट, स्यूडो मीन्स झूठा, ठीक है, स्यूडो मीन्स झूठा और स्ट्रेटोफाइट मतलब यहाँ पे टिश्यू। तो स्यूडोस्ट्रेटोफाइट के अंदर क्या होता है? इनमें जो सेल्स पाई जाती हैं, मान लीजिए एक बड़ी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है, एक बड़ी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है, ये मल्टीपल लेयर के अंदर दिखती हैं। और हाँ, यहाँ पे तो न्यूक्लियस बनाया नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो ओवल शेप, अंडाकार टाइप का होता है, ओवल शेप। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो होगा आपका ओवल शेप। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड के अंदर कैसे सेल्स पाए जाएंगे? एक बड़ी सेल होगी, एक छोटी सेल होगी, एक बड़ी सेल होगी, एक छोटी सेल होगी। तो ऐसा आपको लगेगा, होगा नहीं, लगेगा बस। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्यूडोस्ट्रेटोफाइट, सिंपल स्यूडोस्ट्रेटोफाइट। ठीक है,
ये रही आपकी एक बड़ी सेल, छोटी सेल, बड़ी सेल, छोटी सेल, बड़ी सेल एंड छोटी सेल। एंड में न्यूक्लियस पाया जाएगा यहाँ पे, और नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में पाई जाएगी। ठीक, सीलिएटर के अंदर क्या होगा, सीलिएटर के अंदर बस सीलिया पाए जाएंगे। आपके सीलिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि आपका यूट्रस के अंदर आपने पढ़ा होगा, यूट्रस के अंदर पढ़ा होगा कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। वहाँ पे सीलिया का क्या वर्क होता है, क्योंकि जो फीमेल ओवरी के अंदर ओवा बनता है, फीमेल ओवरी के अंदर जो ओवा बनता है उसके अंदर फ्लेजला वगैरह तो पाया नहीं जाता है। फ्लेजला नहीं पाया जाता है तो मतलब वो नॉन मोटाइल होता है, वो अपने आप से एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ठीक है, उसे ले जाने के लिए या तो मीडियम मूव करे या तो वो मूव करे। ठीक है, या मीडियम मूव करे या वो मूव करे, तो उसे मूव कराने के लिए वहां पे प्रेजेंट होती है सीलिया। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, सीलिया। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू ये कॉलमनार भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। ठीक, सब कुछ हो सकते हैं जैसा आप मान पाए। बस इनके ऊपर सीलिया लगा देना, ज्यादा कुछ नहीं, बस सीलिया लगा देना। ये हो गया सीलिया, और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो जरूरी ही है, और ये हो गया इनका न्यूक्लियस। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू एंड ग्रैन्युलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हमने 5 टाइप के सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ लिए। स्क्वामस एपिथेलियम जो फ्लैट होंगे लगभग, और जिनका न्यूक्लियस भी फ्लैट पाया जाएगा। इनका वर्क क्या होता है, डिफ्यूजन का, मतलब जहाँ पे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जहाँ पे चीजें डिफ्यूज कर रही हो, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रही हो। जैसे कि हम बताएं आपको, लंग्स, हाँ आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे होता है, वहां पे आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आपकी ऐसी होती है। ठीक है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के नीचे एक लेयर पाई जाती है जो आपकी बनी होती है, काहे की, जो आपकी बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियम की, स्क्वामस ईपी की, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। तो यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और यहाँ मीडियम में मतलब ब्लड के अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम होती है, O2 की कंसंट्रेशन कम होती है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, मान लीजिए अगर आपको किसी चीज को मूव कराना है तो वहां पे सबसे पतली झिल्ली की तरह या कोई पतली चीज लगाएंगे जहां से चीजें आसानी से निकल जाएं। तो वहां पे आपके कौन से टिश्यू यूज होंगे, स्क्वामस एपिथेलियम। भैया इससे आपको सरल भाषा में कोई नहीं बताएगा, हम आपको बिल्कुल अपनी भाषा में हिंदी में बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ये फ्लैट होती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का वर्क क्या होता है, ये आपका सिक्रीशन भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। ये मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका ईसोफेगस हो गया, आपके इंटेस्टाइन हो गया, आपका स्टमक हो गया, उनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम लंबे लंबे होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल शेप का होता है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल शेप का होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी स्टमक की लाइनिंग बनाते हैं। इनका वर्क भी होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये चीजों को सिक्रीट करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। ठीक है, नंबर 4 सीडोस्ट्रेटोफाइट। सीडोस्ट्रेटोफाइट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड पाया जाता है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो सीडोस्ट्रेटोफाइट है ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका वर्क अगर हम देखें तो एज स्ट्रेंथ ये भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ चीजें कोलैप्स ना करें। जैसे कि आपके ट्रैकिया हो गए, अगर आपके ट्रैकिया के अंदर कोई भी हानिकारक पार्टिकल पहुंच जाए या कुछ भी मान लो ऐसी चीज पहुंच जाए जिससे वो कोलैप्स होने लगे, लेकिन ऊपर वाले ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, इतना बढ़िया सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है। तो ये सीडोस्ट्रेटिफाइड यहाँ पे टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं आपके ट्रैकिया के अंदर, आपके ब्रोंकस के अंदर एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक, सीलेटेड तो हमने बता दिया, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है भैया, कुछ नहीं यार,
ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, इन्हें मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट कर दो। ठीक है, प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर लिख देते हैं, प्रेजेंट इन मल्टीपल प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर जो टिश्यू पाए जाएंगे वो मल्टीपल लेयर के अंदर पाए जाएंगे। जैसे कि आपका स्क्वामस, सबसे पहले लेते हैं स्क्वामस। स्क्वामस, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो स्क्वामस, ये स्क्वामस किस तरह अरेंज होंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सिंगल लेयर में नहीं होंगे, ये मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। एंड नहीं, जरा यहाँ पे हमने जरा से मिस्टेक कर दी, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं। यहाँ पे जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बिल्कुल आपको कंपाउंड एपिथेलियम एक अलग ही पेज पे पढ़ाएं। कंपाउंड एपिथेलियम, ग्रैन्युलर तो बाकी ही था, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एंड नंबर 2 ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एंड यूरोथीलियम टिश्यू भी बोलते हैं, यूरोथीलियम। ठीक है, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, नंबर 2 ट्रांजिशनल या यूरोथीलियम स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड के अंदर सबसे पहले स्क्वामस, बस कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीपल लेयर के अंदर रखना है। ठीक है, स्क्वामस, स्क्वामस नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, नीचे फ्लैट न्यूक्लियस हो गए, फ्लैट न्यूक्लियस हो गया और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। नंबर 2 स्क्वामस हो गया, हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो गया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अब क्या करते हैं, क्यूबॉइडल हमने सिंपल लेयर में बनाया था, अब कई क्यूब आपस में तर ऊपर रख के क्यूबॉइड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू बना देंगे। ठीक है, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बस वही कहानी सब में चलाते रहिए वैसे ही। ये आपके हो गए स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है, नंबर 3 कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड शॉर्ट में एस लिख रहे हैं, आप जान लीजिएगा। ठीक है, कॉलमनार, कॉलम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। ये कैसे थे, लंबे लंबे थे, लंबे 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 लंबे, और मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट कर देते हैं इनको। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है,
स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार हो गया और स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, सिलिएटेड। यहाँ पे सीधे लगा देते हैं। तो हमने पढ़ लिया जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कई लेयर में प्रेजेंट होते हैं। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कंपाउंड, पहली बात तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होते हैं? जिनके अंदर शेप चेंज हो सकता है, मतलब स्ट्रेचिंग अलाउ, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग अलाउ एंड शेप चेंज। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? आपका यूरेटर हो गया, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल को यूरोथीलियम में बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है? मतलब स्ट्रेचिंग होती है, मतलब यहाँ पे जो टिश्यू पाए जाते हैं उनके बीच में स्ट्रेच हो सकते हैं, वो अपना शेप एंड साइज बदल सकते हैं। जैसे कि यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मतलब जिनके अंदर जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है उसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। जैसे कि अगर यूरिन भर चुकी है तो क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऐसे फूल जाता है गुब्बारे की तरह। मान लीजिए अगर फूल गया है तो उसका आयतन बढ़ा तो जो उनके बीच में जो टिश्यू हैं, टिश्यू भी खींचे, टिश्यू भी थोड़े थोड़े खींचे। अगर टिश्यू खींच रहे हैं तो मतलब वहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, तो इसीलिए उन टिश्यू को बोलते हैं ट्रांजिशनल या यूरोथीलियम। ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड के अंदर स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एंड स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। इतना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि 1 मिनट। तो लग रहा है लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसको अपलोड करने में काफ़ी एमबी भी लग जाएंगी, तो लेक्चर फिलहाल यहीं पे रोक देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने उम्मीद तो यही की थी कि आज एपिथेलियम टिश्यू पूरा ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि हमने अपनी रफ्तार ज़रा स्लो रखी है और पूरा ख़त्म नहीं हो पाया है। लेकिन अगली बार आपका एपिथेलियम टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, आपके नीट की डेट आ चुकी है। ठीक है, आपके नीट की डेट आ चुकी, तो तन मन लगा के बढ़िया से, और आपकी साइड में जो डिस्ट्रक्शन है इधर उधर की, मतलब ये नहीं कि फ्रेंड का मैसेज आ रहा है तो उसका रिप्लाई देना, या मान लीजिए जो आपकी पर्सनल डिस्ट्रक्शन है उसका मैसेज आ रहा है उसका रिप्लाई देना, भैया भूल जाओ थोड़े दिन। ठीक है, थोड़े दिन भूल जाओ, बाकी ऐसा करने के लिए समय आपके बहुत पड़ा है। अभी नीट आ रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, और आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे करेंगे और आप ही डॉक्टर बनेंगे बहुत ही जल्द से जल्द। ठीक है, तो चलते हैं, जय हिंद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। जय हिंद।